न जाने कैसा मसीहा था, चाहता क्या था, तमाम शहर को बीमार देखकर खुश था। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 2024 में मोदी जी पीएम यानी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इस बात की भविष्यवाणी अब सियासी गलियारों में की जाने लगी है। जी हां, जब से बिहार में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का कमाल नीतीश कुमार ने कर दिखाया है, उसके बाद देश की राजनीतिक तस्वीर बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। अब तक जिन नेताओं के बीच दूरियां थीं, अब अचानक उनमें मेल मुलाकात हो रही हैं। यूपीए 3 यानी सोनिया गांधी की सरपरस्ती में विपक्षी दलों के फिर से एक साथ आने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस के साथ एनसीपी, राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल, झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके, जेडीएस जैसे दल तो पहले से ही साथ थे, मगर अब नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू भी यूपीए 3 के कुनबे का हिस्सा होगी। वाम दल भी साथ आ जाएंगे और मुमकिन है कि इस बार बीजेपी को मात देने के लिए टीएमसी, समाजवादी पार्टी और टीआरएस जैसे दल भी अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं और पुराने मतभेदों को छोड़ते हुए एक बैनर के तले आ जाएं। दरअसल बिहार में पिछले दिनों जो सियासी उलटफेर हुआ वो जनता के लिए तो हैरानी भरा था ही, सत्तारूढ़ बीजेपी भी उसमें भौचक्की रह गई थी। अब तक बीजेपी दूसरों को धप्पा करते हुए कुर्सी से हटा देती थी। उसे इस खेल में मजा आने लगा था क्योंकि हर बार जीत उसी की होती थी। गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, महाराष्ट्र ऐसे कितने ही राज्यों में बीजेपी इसी तरह सत्ता में आई। उसे जरा भी अनुमान नहीं था कि कोई उसके साथ ऐसा खेल कर देगा कि कुर्सी उसके सामने उसके हाथ से चली जाएगी। आपको याद है ना सांप सीढ़ी यानी कि लूडो का गेम? तो सांप सीढ़ी के खेल में 99 तक पहुंचने के बाद जब सांप काट लेता है और फिर खिलाड़ी एकदम से नीचे आकर गिरता है, कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी का इस वक्त बिहार में हो रहा है। कहां तो बीजेपी इस वक्त अमृतकाल का उत्सव मनाकर सत्ता का अमृत पीने में लगी हुई थी और कहां सत्ता से बेदखली का दंश उसे जहर की तरह चुभ रहा है। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस बार केवल एक राज्य से सत्ता से बाहर होने की बात नहीं हो रही है, बल्कि अब तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में समूचा विपक्ष 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने की तैयारी में जुट गया है। राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की होड़ कोई अनोखी बात नहीं है। राजनीति में एक दूसरे को मात देने के लिए कई तरह की रणनीतियां बनाई जाती हैं, मुद्दों को उठाया जाता है, सत्तारूढ़ दल की कमियों को गिनाया जाता है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी मान ही नहीं रही है कि उसमें कोई कमी है, जबकि विपक्ष उसे बार बार हकीकत दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे महंगाई और बेरोजगारी से इस देश के आम आदमी की कमर टूट चुकी है। हर नागरिक अपने देश से प्यार करता है, लेकिन बीजेपी उस पर जबरदस्ती कर रही है कि वो अपना प्यार दिखलाए, जबकि इस जबरदस्ती की जगह बीजेपी को देखना चाहिए कि आम जनता की तकलीफें क्या हैं, देश में लोकतंत्र और संविधान को खतरा किन लोगों से है, किस तरह देश में आंतरिक और आर्थिक मजबूती हासिल की जाए। बीजेपी आम जनता की दिक्कतों को नहीं देख रही है और विपक्ष उसे दिखाना चाह रहा है, तो उसमें बीजेपी को षड्यंत्र नजर आ रहा है। इसीलिए 5 अगस्त को कांग्रेस ने जब विरोध प्रदर्शन किया था तो उस विरोध प्रदर्शन को मोदी जी काले जादू से जोड़ चले। आजादी के 75वें बरस में भारत का हाल ऐसा होगा कि पीएम की कुर्सी पर बैठकर काले जादू की बातें की जाएंगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। आपने भी शायद नहीं सोचा होगा। खैर, देश और राजनीति दोनों में ही कई तरह की गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, और अब ऐसा लग रहा है कि यह गिरावट बीजेपी के सत्ता से हटने का बड़ा कारण बन सकता है। तो आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या विपक्ष ने 2024 में जीत हासिल करने की पुख्ता तैयारी कर ली है। क्या पीएम मोदी को मात मिलेगी? क्या असलियत में मुंह फेरना बीजेपी को भारी पड़ेगा? और क्या बिहार से शुरू हुआ बदलाव पूरे देश में 2 साल बाद देखने को मिलेगा? पहले लेकिन देखते हैं कि आखिर नीतीश कुमार किस तरह विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 9 अगस्त यानी पिछला मंगलवार जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के लिए मंगलकारी साबित हुआ, लेकिन बीजेपी के लिए अमंगल खबर लेकर आया। नीतीश कुमार को लगातार नीचा दिखाने में लगे बीजेपी नेताओं को पता चला कि अब नीतीश कुमार ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया है। बिहार में जेडीयू के पास भले बीजेपी से कम सीटें हैं, लेकिन आरजेडी के पास बीजेपी से अधिक सीटें हैं। और जब नीतीश ने बीजेपी से किनारा करने का फैसला लिया तो आरजेडी और कांग्रेस ने उनका हाथ थामकर फिर से महागठबंधन की सरकार बना ली।
मंगलवार और बुधवार के बीच सारा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि बीजेपी किसी तरह की उठापटक, तोड़-फोड़, पिछले दरवाजे से एंट्री जैसे कोई काम कर नहीं सकी। बिहार में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और अब बीजेपी से अलग होते ही नीतीश कुमार का पीएम मटेरियल वाला पक्ष फिर से मजबूती से उभरने लगा है। अटकलें लगने लगी हैं कि नीतीश 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। खुद नीतीश कुमार सीधे तौर पर इस बात को स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की बात की है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि मोदी विरोधी राजनीति की धुरी उन्हें ही बनाया जाएगा और तमाम विपक्षी दल जो इस वक्त कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो नीतीश कुमार के नाम पर सहमत हो जाएंगे। वैसे तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने कभी सत्ता का लालच नहीं दिखाया है। यूपीए के 10 सालों में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को ठुकराने का साहस दिखाया और राहुल गांधी ने भी कभी कोई पद स्वीकार नहीं किया। गांधी परिवार भाजपा को सत्ता में आने से रोकना चाहता है, ये बात उनके सहयोगी और विरोधी दोनों जानते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार को नेता मानने में बाकी विपक्षी दलों को ऐतराज नहीं होगा। अब नीतीश कुमार भी इसके लिए तैयार दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये कहकर सीधे तौर पर पीएम मोदी को चुनौती देने की कोशिश की है कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में रहेंगे कि नहीं। उन्होंने पीएम मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं कि 2024 में भी बीजेपी की ओर से मोदी जी ही चेहरा होंगे। नीतीश कुमार अब विपक्षी दलों से संपर्क साध रहे हैं, जिससे पता चलता है कि बीजेपी के सत्ता के दिन पूरे होने वाले हैं। तो नीतीश की पार्टी यानी जेडीयू के मुखिया ललन सिंह का कहना है कि अगर विपक्ष बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 सीटें बीजेपी की कम कर दे तो मोदी को बहुमत से रोका जा सकता है, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े से पीछे रोका जा सकता है। यानी विपक्ष केवल हवा में दावे नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी रणनीति के साथ बीजेपी को सत्ता से हटाने की तैयारी में लगा हुआ है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों में इस वक्त बीजेपी सत्ता से बाहर है। उसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने की कोशिश का अच्छा संदेश जनता के बीच नहीं गया है। राजस्थान में बीजेपी अंदरूनी कलह का शिकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिर से मजबूत हो रही है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस ही मजबूत दिख रही है। कर्नाटक में भी बीजेपी की हालत सत्ता होने के बावजूद डामाडोल है और बाकी दक्षिण भारत में उसकी कोई पकड़ नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अभी तक असंतोष की खबरें आ रही हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के नतीजों से बीजेपी की ताकत का पता चल ही जाएगा, जो कि नवंबर-दिसंबर में होना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, देश के कई राज्यों में बीजेपी की हालत पतली ही है और ऐसे में अगर बीजेपी की सीटें कम करके अपनी बढ़त बनाने की योजना विपक्ष बनाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इन हालात में यह संभावना बन सकती है कि शायद 2024 का चुनाव मोदी बनाम नीतीश हो। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। एनडीए और बीजेपी के पास अभी मोदी जी के अलावा कोई और चेहरा है भी नहीं जिसे पीएम की कुर्सी के दावेदार के तौर पर पेश किया जाए। बीजेपी में कई कद्दावर नेता हैं, लेकिन सब दूसरी पंक्ति पर हैं। शिखर पर तो केवल और केवल मोदी जी ही हैं। ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट तो है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि मोदी जी का कोई विकल्प पूछे तो बीजेपी के पास जवाब नहीं रहेगा। चेहरे का यही संकट विपक्ष के सामने भी है, लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। विपक्ष के खेमे में इतने सारे दिग्गज हैं कि किसी एक नाम पर सहमति बनना मुश्किल था। यही वजह थी कि विपक्ष के पास पीएम की कुर्सी के दावेदार के रूप में कोई ऐसा नाम नहीं था जिस पर सब सहमत हों। लेकिन अब नीतीश कुमार को इस कुर्सी के लिए योग्य उम्मीदवार की तरह पेश करने की रणनीति पर काम चल रहा है। इससे पहले भी कई बार नीतीश को पीएम पद का दावेदार बताया जा चुका है, लेकिन तब वे इसे हंसी में टाल जाते थे। लेकिन इस बार शायद नीतीश भी गंभीर हैं, इसीलिए वो खुद पीएम मोदी को अभी से सीधी चुनौती दे रहे हैं और उनके साथी भी उनकी दावेदारी का ऐलान कर रहे हैं। जेडीयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले कहा था कि सीएम नीतीश में पीएम बनने की सारी खूबियां हैं और अब उन्होंने ट्वीट किया है, नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए नीतीश कुमार को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। और इधर तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अगर मोदी जी पीएम बन सकते हैं तो नीतीश जी क्यों नहीं।
तो इशारा साफ है कि नीतीश के सिर पर पीएम का सेहरा बांधने के लिए विपक्ष तैयार हो रहा है। वैसे 2024 के आम चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बाकी है। इन 2 सालों में नीतीश कुमार 2024 में पीएम पद की दावेदारी करेंगे और राज्य की कमान तेजस्वी को सौंप दी जाएगी, इसकी तैयारी भी होने लगी है। पिछली बार की ईद से नीतीश और तेजस्वी के साथ की जो अटकलें लगनी शुरू हुई थी वो मुहर्रम के दिन आकर मुकम्मल हो गई, यानी महागठबंधन तैयार हो गया। अब इसमें कांग्रेस और आरजेडी का साथ देने के लिए वाम दल यानी लेफ्ट जो है वो भी आ गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा से भी मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि वाम दल सीधे तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में शामिल हो सकते हैं। ऐसा अगर हुआ तो विपक्ष की ताकत निश्चित तौर पर और बढ़ेगी, क्योंकि इससे 2024 के चुनाव में भी विपक्ष की सीटें बढ़ सकती हैं। तेजस्वी यादव जिस तरह से गठबंधन के साथियों से मुलाकात कर रहे हैं उससे भी समझ में आ रहा है दोस्तों कि आने वाले वक्त में राज्य की कमान यानी बिहार की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में ही रहेगी और उनके तेवर तो हमेशा से ही बीजेपी और मोदी सरकार के लिए तल्ख रहे ही हैं। अब भी तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि वो जांच एजेंसियों के दबाव में नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने सीबीआई को अपने घर में ही दफ्तर खोलने की पेशकश कर दी है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार की समाजवादी परिवार में वापसी बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। अब पता नहीं इस तमाचे वाली बात को मोदी जी जनता के बीच किस तरह से ले जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के काले कपड़ों में विरोध को तो मोदी जी ने काले जादू से जोड़ दिया है। 5 अगस्त को कांग्रेस ने किस तरह महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था, यह मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ था। बीजेपी को यह बात बर्दाश्त ही नहीं हुई कि कांग्रेस के किसी काम को इतना मीडिया कवरेज कैसे मिल गया, तो कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश फिर शुरू हुई। पहले काले कपड़े पहनकर कांग्रेसियों के विरोध को अमित शाह और आदित्यनाथ योगी ने राम मंदिर का विरोध और भक्तों का अपमान बता दिया और उसके 5 दिन बाद 10 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, निराशा और हताशा में डूबे कुछ लोग सरकार पर लगातार झूठा आरोप मढ़ने में जुटे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर से जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। यही वजह है कि अब वे काला जादू फैलाने पर उतर आए हैं। काले जादू जैसी बातें तांत्रिक किया करते हैं। देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा नहीं बोलता, लेकिन अब देश में सब कुछ मुमकिन हो गया है। वैसे भी भारतीय संविधान में आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों में वर्णित है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। इस नाते मोदी जी का भी कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार करें और कम से कम सार्वजनिक तौर पर अंधविश्वास से भरी बातें न कहें। लेकिन आप जानते हैं कि वो पहले भी धर्म और विज्ञान में घालमेल वाली बातें कह चुके हैं। आप याद कीजिए कि गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी और कर्ण के जन्म को मोदी जी स्टेम सेल का विज्ञान बता चुके हैं। त्रिपुरा में उन्होंने उंगली में कौन सा रत्न पहनना चाहिए इसकी बात चुनावी रैली में की थी। मोदी जी बांध से लेकर राष्ट्रीय चिन्ह के उद्घाटन के मौके पर पूरे अनुष्ठान से पूजा पाठ करवाते हैं। उनके मंत्री लड़ाकू विमान में नींबू और मिर्च जैसे टोटके करते हैं और अब बात काले जादू तक आ गई है। तो जहां तक सवाल सरकार पर झूठे आरोप मढ़ने का है, तो क्या मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी है ही नहीं और विपक्ष बेकार का मुद्दा खड़ा कर रहा है? क्या इस देश में अब काले कपड़ों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि सरकार को काले रंग से डर लगने लगा है? अगर सरकार इतनी डरी हुई है तो फिर किस तरह वो देश के सामने पेश समस्याओं का सामना करेगी? कैसे सीमा पार से आ रही चुनौतियों का मुकाबला करेगी? एक डरी हुई सरकार किस तरह मजबूत देश बना सकती है, यह भी बड़ा सवाल है। जनता अच्छे से जानती है कि कांग्रेस ने उसकी समस्याओं को समझते हुए महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके लिए प्रतीकात्मक तौर पर काले कपड़े पहने थे। कोई काला चोगा पहनकर तंत्र मंत्र का तमाशा नहीं किया था। फिर भी मोदी जी ने कांग्रेस को काले जादू के नाम पर बदनाम करना चाहा और यही समझ आ जाता है यहां पे कि अब सत्ता से उनकी पकड़ ढीली हो रही है, इसीलिए वो हताशा से भरे हुए बयान दे रहे हैं। वैसे आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जिस तरह की जबरदस्ती तिरंगे के नाम पर की जा रही है, वो भी बीजेपी की हताशा और डर को ही दिखाता है। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। देश इस वक्त आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1947 में देश को आजादी मिली थी और उस वक्त लोगों में नए भारत की, अपने शासन की और लोकतंत्र की ढेर सारी उम्मीदें थीं।
कई तरह के डर भी थे कि कैसे भारत अपने पैरों पर खड़ा होगा, नई सरकार किस दिशा में देश को आगे लेकर जाएगी, कैसे गुटों में बटी हुई दुनिया में भारत अपना स्थान सुरक्षित करेगा, बंटवारे के जख्मों से कराहते लोगों को सरकार कैसे संभालेगी, हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई को कैसे भरी जाएगी, खेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, ऐसे तमाम क्षेत्रों में देश किस विजन के साथ आगे बढ़ेगा। ऐसे ढेरों सवाल उस वक्त के नेताओं और लोगों के मन में थे। लेकिन गनीमत थी कि नेहरू जी जैसे दूरदृष्टा नेता के हाथ में भारत की कमान सौंपी गई, जिन्होंने उदार सोच और व्यापक नजरिए के साथ देश को संभाला। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी बात हिंदू भी सुनते थे और मुसलमान भी सुनते थे, और वे इतने बेखौफ थे कि खुली जीप में घूमते थे, भीड़ के बीच अकेले घुस जाते थे, कोई विरोध करे या नाराज हो तो उसकी बात गौर से सुनते थे। देश के भीतर वो लोगों के प्रिय नेता थे और दुनिया के लिए वो शांति दूत थे। नेहरू जी तो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए देशों के लिए मिसाल भी थे। दरअसल 1947 से नेहरू जी ने देश को इस तरह संभाला कि देश कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन गया, और नेहरू जी के बाद भी आने वाली सरकारों ने उनकी नीतियों पर देश को आगे बढ़ाया, चलाया। कई सार्वजनिक निकाय स्थापित हुए, एम्स, IIT, इसरो जैसी संस्थाएं बनी, देश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनी। इन सबके साथ लोगों में देशभक्ति की भावना भी विकसित हुई। कल कारखानों, उद्योगों, बांधों, सड़कों, रेल लाइनों, इन सब में लोगों को देश का विकास दिख रहा था और इसके लिए प्यार जाग रहा था। अपने प्यार को दिखाने के लिए लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े उत्साह के साथ तिरंगा फहराते थे, प्रभात फेरियां निकालते थे, देशभक्ति के गीत गाते थे। तब तिरंगा फहराने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। लेकिन अब मोदी सरकार अपने ही लोगों से देशभक्ति का सबूत मांग रही है। तो दोस्तों, जब सरकार आपसे कहे कि आपको अपनी आजादी का उत्सव इस ढंग से मनाना है, तो फिर यह सवाल तो उठता ही है कि क्या हम वाकई आजाद हैं? हमें देशभक्ति साबित करने के लिए तिरंगा फहराकर उसकी फोटो पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर हम ईमानदारी से अपना काम करें, संविधान के खिलाफ कोई कदम न उठाएं, समय पर अपने टैक्स का भुगतान करें, रिश्वत, धोखाधड़ी, बैंकों से कर्ज लेकर वापस न करना, ऐसे गलत काम न करें, समाज और देश को तोड़ने वाले काम न करें, सभी धर्मों की इज्जत करें और सौहार्द को कायम रखें, तो क्या ये सब देशभक्ति नहीं कहलाएगी? लेकिन अब न्यू इंडिया में शायद तिरंगा फहराकर सोशल मीडिया पर डीपी लगाकर ही देशभक्ति साबित की जाएगी। अब तो संघ परिवार यानी आरएसएस ने भी तिरंगा फहरा दिया है, अपने डीपी में तिरंगा लगा दिया है। लेकिन कुछ धर्मांध लोगों का अब भी मानना है कि तिरंगा नहीं बल्कि भगवा फहराना चाहिए। आजादी के अमृत काल के बीच भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम पर भी जोर पकड़ चुकी है। मुहिम जो है यानी हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसकी मुहिम जोर पकड़ चुकी है। लेकिन सवाल यहां यह भी उठता है कि क्या मोदी जी इस मुहिम को रोक पाएंगे या खुद उनका विजय रथ 2024 में रुक जाएगा? यह सवाल फिलहाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी को मिलेगी मात? खैर, शायर अजमत अब्दुल कयूम खान ने ठीक ही फरमाया है कि मंजिल पे नजर आई बहुत दूरी ये मंजिल, मंजिल पे नजर आई बहुत दूरी ये मंजिल, बेसाख्ता आने लगे सब राहनुमा याद। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।